हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के सेकंड पार्ट में अब हम लोग देखेंगे बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है वो उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो चलिए देखते हैं डिफ्यूजन में क्या होता है। डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस from a region of higher concentration to a region of lower concentration until equilibrium is reached। ये बहुत important point है, until equilibrium is reached। This process does not require energy and occurs due to the random motion of particles। तो डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनका पैसिव मूवमेंट होता है। मतलब पैसिव मूवमेंट का मतलब हुआ कि इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन, हाइयर कंसंट्रेशन से लो रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स या आयंस का पैसिव मूवमेंट होता है, विदाउट एनर्जी मूवमेंट होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। और ये मूवमेंट कब तक होता है? अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसीलिए इसको हम पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। एंड अकर्स ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो परफ्यूम स्प्रेड इन रूम, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक रूम में हैं और वहाँ पे किसी एक कॉर्नर में आपने परफ्यूम स्प्रे कर दिया, तो जब स्प्रे किया उस टाइम पर जो परफ्यूम की स्मेल रहेगी स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ रहेगी? जिस भी कॉर्नर पे आपने परफ्यूम स्प्रे किया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो स्मेल जो है धीरे धीरे करके ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम तक पहुंच जाएगी। इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि हमने कोई एनर्जी नहीं यूज़ की, कोई एनर्जी नहीं लगाई, खुद से जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रूम में पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसे किसी भी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर सेकंड एग्जांपल से समझना चाहें तो किसी ग्लास ऑफ वाटर में या जग ऑफ वाटर में हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देते हैं अगर, तो पहले वो जो ड्रॉप ऑफ इंक है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहेगा उस जग में, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा कि खुद से वो इंक जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा थ्रू द होल वाटर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो हमने कोई विदाउट किसी एनर्जी को लगाए और पूरे पानी में वो मिक्स हो गए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द प्रेशर यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट है किसका? वाटर का। वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन जिधर है उधर से मूवमेंट ऑफ वाटर होता है कहाँ? टू अ रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को करने के लिए जो प्रेशर यूज़ होता है या जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें, रेजिन इज पुट इन वाटर, इट स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। मान लेते हैं एक ग्लास है, इसमें वाटर है,
ठीक है, इसमें हमने रेजिन या किशमिश डाल दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये रेजिन या किशमिश का साइज बढ़ करके इससे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर आ गया। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर इसके अंदर एंटर कर जाता है और इस रेजिन का साइज जो है बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि जो किशमिश होता है ये डिहाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, ठीक है। और जब इसको हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड इसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है बढ़ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ऑस्मोसिस इज इम्पॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोसेस लाइक एब्जॉर्बिंग वाटर इन प्लांट रूट्स एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन सेल्स, ठीक है। तो प्लांट जो ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या हमारे बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन किया जाता है उसमें ऑस्मोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो नेक्स्ट चीज़ है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द मूवमेंट इज़ फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन जो है मूवमेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द मूवमेंट इज फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है फिल्ट्रेशन में वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है ये देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द फोर्स exerted by the weight of the solution। जो भी सोल्यूशन है उसके वेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। When a difference exists in the hydrostatic pressure on two sides of a membrane, जब भी किसी भी मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? वाटर एंड डिफ्यूजिबल सॉल्यूट मूव आउट ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैज़ हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें तो जैसे मान लेते हैं ये दो साइड्स हैं, इस बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, साइड ए और साइड बी दोनों तरफ एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी दोनों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि साइड बी में ज़्यादा फ्लूइड है, ज़्यादा फ्लूइड होने का मतलब क्या हुआ? उधर ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा और फ्लूइड शिफ्ट होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस साइड में? ए साइड में। और ये कब तक होगा? अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से हमने समझा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर केजी ऑफ वाटर। पर केजी ऑफ वाटर में कितने ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। इन द बॉडी ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीऑस्मोल्स, ठीक है। हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं? तो मिलीऑस्मोल्स के यूनिट में मेजर करते हैं। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इज 270 to 300 मिलीऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो ऑस्मोलैरिटी है
प्लाज्मा की या फ्लूइड की वो कितनी होती है, 270 टू 300 मिली ऑस्मोल्स पर केजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना होगा, आगे बहुत हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो सेल मेम्ब्रेन्स सेपरेट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। तो सेल मेम्ब्रेन्स सेपरेट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है एक दूसरे से, सेल मेम्ब्रेन्स करते हैं। Cell membranes are selectively permeable. That is, the cell membrane and the capillary wall allows water and some solutes free passage through them. तो जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ठीक है, अगर सेलेक्टिवली परमिएबल रहेंगे तो वो जो नीडेड सेल्स हैं या सॉल्यूट हैं या वाटर कंटेंट हैं उनको ही अपने थ्रू पास होने देंगे, जिससे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट बी केप्ट इन बैलेंस व्हेन दे आर आउट ऑफ बैलेंस डेथ कैन अकर। तो हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, और अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो गए तो डेथ जैसी सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट इसमें है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इनकी जो ऑस्मोलैलिटी रहेगी वो हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स या प्लाज्मा के कंपैरिजन में उनके जैसी ही रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन दैट आर इक्वल इन कंसंट्रेशन विद बॉडी फ्लूइड्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन जो है हमारे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है या फिर नियर इक्वल होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। एज दे हैव सेम ऑस्मोलैलिटी देन दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड, नो फ्लूइड शिफ्ट अकर। और क्योंकि इनकी जो ऑस्मोलैलिटी होती है बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है या नियर इक्वल होती है, तो कोई भी फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता है इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को बॉडी में इंजेक्ट करने की वजह से। इसको और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपोटोनिक नाम से ही समझ में आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस that contain low concentration of salt or solute and have more water or fluid in it, so that the total osmolality of the solution is lower than that of osmolality of body fluid, the solution is called hypotonic solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैलिटी हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी से कम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे बॉडी फ्लूइड या प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कितनी हो रही थी, 270 to 300 मिली ऑस्मोल्स पर केजी। ठीक है, ये हमारे बॉडी प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी थी। अब ये 270 से कम जिस भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैलिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे 220 हो गया या फिर 240 हो गया, तो 270 से कम जो भी रहेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। उसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा,
hypertonic solution. Solutions that have higher osmolarity than that of body fluid, that is higher concentration than body fluid, is called hypertonic solution. अब हमारे बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कितना था? 270 to 300 मिली ऑस्मोल्स. अब 300 से ज़्यादा जिस भी सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे. आगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन का किस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का कब यूज़ कर सकते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन का कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग डिफरेंट सिनेरियो में आगे देखेंगे. ठीक है, अभी बस हमें बेसिक इतना जानना है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इफ an ion is to move through a membrane from an area of lower concentration to an area of higher concentration, an active transport system is necessary. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझेंगे? कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी का यूज़ लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे अगर मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है किसी भी आयन को, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है. अगर आपको पहाड़ से ऊपर चढ़ना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन के तरफ जाना है या नीचे से ऊंचाई की तरफ जाना है, तो क्या होगा? एनर्जी लगती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव मॉलिक्यूल्स और आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या आयंस को मूव करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, या अगेंस्ट प्रेशर, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. Metabolic processes in the cell supply the energy for active transport. ठीक है, metabolic process in the cell supply the energy for active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उनसे सेल जो है वो एनर्जी जनरेट करता है और उस एनर्जी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करता है. Substances that are transported actively through the cell membrane includes ions of sodium, potassium, calcium, iron, hydrogen, and some of the sugars and amino acids. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट. अगर हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट समझना है तो हमें ये भी जानना होगा कि बॉडी में इनटेक एंड आउटपुट किन किन प्रोसेसेस के थ्रू होता है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार. तो हमारे बॉडी में फ्लूइड इनटेक कैसे होता है? फ्लूइड कैन बी टेकन अप बाय द बॉडी थ्रू 3 सोर्सेज. कौन कौन से सोर्सेज से? पहला है ओरली, जब हम ओरली पानी लेते हैं, ठीक है, तो ओरली इंजेस्टेड लिक्विड्स, या फिर जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भी कुछ पार्ट ऑफ जो फूड होता है उसमें वाटर होता है, या फिर वाटर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, तो मेनली इन 3 प्रोसेसेस से बॉडी में फ्लूइड इनटेक होता है. नेक्स्ट चीज़, बॉडी फ्लूइड आउटपुट देखते हैं किन किन प्रोसेसेस के थ्रू होता है. वाटर लॉस होता है स्किन के थ्रू पर्सपिरेशन या पसीने के थ्रू, तो उसे क्या हम बोलते हैं? इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि पर्सपिरेशन से जो फ्लूइड लॉस होता है उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं. तो थ्रू पर्सपिरेशन द फ्लूइड लॉस अकर डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट एंड वेदर, और ये अप्रॉक्सीमेटली पर डे 100 ml के आसपास होता है, पर फिर भी हम उसे इनसेंसिबल लॉस में कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट,
देखेंगे पॉइंट। वाटर लॉस थ्रू एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम लंग्स इज काउंटेड एज इनसेंसिबल लॉस एज एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ठीक है, जब हम एक्सेल करते हैं, सांस लेने के बाद सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें भी कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, उसे भी हम इनसेंसिबल लॉस में ही काउंट करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू एक्सपायर्ड एयर डिपेंड्स ऑन द रेट एंड डेप्थ ऑफ एक्सपिरेशन। जितना ज़्यादा डेप्थ होगा या जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपिरेशन होगा और उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस था हमारा कि हमारा पर्स्पिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा था बॉडी से। दूसरा, एक्सपायर्ड एयर के थ्रू वाटर लॉस हो रहा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज सिक्रीटेड इनटू जीआई ट्रैक्ट बट ऑलमोस्ट ऑल द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, लेकिन जब सीवियर डायरिया हो जाए तो इस कंडीशन में जो वाटर लॉस होता है जीआई ट्रैक्ट के थ्रू या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके वजह से भी फ्लूइड लॉस हो सकता है किसी भी ह्यूमन की बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट, किडनीज के थ्रू वाटर लॉस होता है। किडनी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एक्सक्रीट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस किसके थ्रू होता है? किडनीज के थ्रू होता है। ठीक है, और इसीलिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी किसका होता है? किडनीज का ही होता है। अगर वो सही से फंक्शन नहीं करेंगे तो फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। तो होप कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।